हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। मैं गौरव शर्मा आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म ओपन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्त, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। काफ़ी लोग मेरे को जानते भी हैं। पिछले 6 से 7 साल से मैं कंपटीशन मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ाया है, ऑनलाइन में मैं अभी आया हूँ। कुछ समय से कुछ वीडियोज़ भी मेरी यूट्यूब पर पड़ी हैं, तो आप वहाँ से देखकर चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि अब एसएससी के एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है और सबसे पहले सीपीओ का एग्ज़ाम है। आपको देखने से पता चल गया होगा। तो मैंने क्या सोचा है, सीपीओ की जितनी भी शिफ्ट्स हैं लास्ट ईयर की 2023 की, वो मैं आपको सारी करवाऊंगा। और बेहतरीन कंसेप्ट, शानदार एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, अब 20 दिन में आपको कंसेप्ट तो बताए नहीं जाएंगे, तो 20 दिन में आपको वो चीज़ बताई जाएंगी जो लास्ट टाइम पर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। ठीक है। तो 20 दिन में आपको जो मैं दे सकता हूँ वो आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप जो है, जैसे भी आपको वीडियो लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। एक मिनट। देखिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे को इस चैप्टर इस सीरीज़ को लेकर कि मैं आपको 9 के 9 सेट्स 2023 के 9 के 9 सेट आपके हैं, वो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले निपटाऊंगा और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने में तो खूब बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन। ये देखने में तो खूब बड़ा सा है, देखते हैं क्या कह रहा है ये। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है जी। डेटा यूएसए में वर्ष 2020, 2021, 2022 में सिविल सेवा सीएस और इंजीनियरिंग सेवा ईएस परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या हजार में दर्शाई गई है। ओके, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड और ग्रेजुएट आउट ऑफ टोटल कैंडिडेट अपियर इन दिस। ठीक है। ये सीएस के हैं और ये ईएस के हैं। ठीक है। ये थाउजेंड में संख्या, मतलब ये 75,000 है। 75,000 का 60% यहाँ पर ये अपियर हुए हैं और यहाँ पर 110,000 का 64% अपियर हुए हैं। 120,000 का 80% अपियर हुए हैं कि नहीं। सिमिलरली यहाँ भी यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देखना है आपको कि वर्ष 2022 में सीएस और ईएस, अच्छा 2022 पे फोकस करना मेरे को। सीएस और ईएस दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्नातकों की कुल संख्या, सम्मिलित होने वाले अपियर होने वाले स्नातक की संख्या, देखो 120 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 96। यानी कि 96,000 तो ये बन के आएगा जी, है क्या नहीं। 96,000 भाई, 120,000 का 80% निकल तो 96,000 बन के आएगा। प्लस प्लस यहाँ पर कितना मेरे भाई, 135,000 जो है ना वो अपियर हुए हैं, उसका 78% जो है मेरे भाई वो 135,000 जो है अपियर हुए हैं, उसमें ग्रेजुएट 178% ने किए। यानी 135,000, यहाँ पर मैं हजार लिख रहा हूँ दोस्त, उसका 78%, 78/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे जी, है क्या नहीं। तो 96,000 और प्लस जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करनी है नहीं, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 8×5 = 40, 1 जीरो और आने वाली है कन्फर्म, है नहीं। और 4 और आएगा, तो यूनिट डिजिट 4 है क्या इसमें, नहीं। एक काम करो, आप डिजिटल सम के माध्यम से इस क्वेश्चन को यहाँ से निपटा सकते हो। कैसे, देखो जरा ध्यान से समझना। इसका डिजिटल सम भी 2 1 3 आ रहा है और इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है क्या नहीं। इस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 2 3 2 5 आ रहा है, इसका 2 1 3 3 6 आ रहा है। डिजिटल सम मिसमैच हो रहे, मतलब डिफरेंट है, तो यहाँ पर इजीली आप कर पाओगे। 9 6 15, 6 आ गया जी। प्लस 1 3 5 5 10, 1 आ गया। 7 8 15, 15 का मतलब 6, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 आ गया। 6 6 12, 12 का मतलब 1 + 2, तो जिसका डिजिटल 3 होगा वो उसका आंसर होगा जी। इट मीन्स दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो डिजिटल सम के माध्यम से आप कर सकते हो। अगर मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 78 था, तो 78 की मल्टीप्लाई में नहीं की मैंने, पहले 26 की मल्टीप्लाई करते हो तो जाता, लेकिन फिर इतनी तेज नहीं हो पाता, है क्या नहीं। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप इस ट्रिक के माध्यम से तेजी से कर पाओगे। ये इसीलिए बेस्ट है, बेस्ट जिसे कह सकते हैं वो है, जो यहाँ पर तेजी से सवाल हो सकता है, मैं आपको वो आपके सामने प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है कि तालिका 4 अलग अलग शहरों में एक प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या लैक्स में, और उसमें उत्तीर्ण और असफल होने वाले उम्मीदवारों का रेशो किया है नहीं।
ठीक है जी, रेशो गिवन है। ओके, ये राजीव पासिंग और फेलिंग का रेशो गिवन है। ये 2.15 लाख और बी में 1.14 लाख, ये सिटिंग है जी। सी में 1.56 लाख है नी, प्रीवियस परीक्षा में प्रेजेंट हुए ये लोग। और डी में 2.35 लाख ये प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें से ए में 4 और बी में 4:2 के पास फेलिंग है, बी में 5:3 की पास फेलिंग है, सी में 6:4 की और डी में 4:6 की। हमें फाइनली जो बतानी है, शहर डी में फेल अभ्यर्थियों की संख्या लाख में कितनी होगी। शहर डी की बात कर रहा है, तो शहर डी में 2,35,000 है जी टोटल। तो 2,35,000 है दोस्त, 2,35,000। इसमें डी में हमें फाइनली बताना है असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। फेल कैंडिडेट की बात कर रहा है। डी में 4, 6, 10, टोटल 10 लोग हैं जी, 10 है नी। और उसमें हमें फेल कितने हो रहे हैं भाई साहब, फेल हो रहे हैं 6 लोग। तो ये फेल निकल के आएगा, फेल इन डी। तो डी में फेल कितना निकल के आएगा, ये आपके सामने है जी। सोल्व कर लेंगे इसे, तो कितने का, 0 से 0 आ जाएगा जी, कट जाएगा। 2 0, 6 पंजे 30, 23 छक्के 138, 141, यानी कि 1,41,000 इसका आंसर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक शहर की जनसंख्या 3,52,314 है। यह प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ता है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है जी, ओके, 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या देखो 15% की दर से बढ़ रहा है जी। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। इस सवाल को देखो हम कैसे कर सकते हैं, सुनना गौर से जरा। मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से निपटा सकता हूँ जी भाई साहब। 15% की दर से 2%, 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा जी। तो आप बोलोगे सर 15 + 15 + 15 × 15/100 है क्या नहीं। 2 साल में इतना बढ़ जाएगा, यानी 15 15 30, 32.25 है क्या नहीं, 32.25 बढ़ जाएगा। और बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी होगी, 3,52,314 इतनी होगी। 100% तो थी, 32.25 बढ़ गया, यानी 132.25% होगी जी। अच्छा, फाइनली पूछ कर आया 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2 वर्ष पहले जनसंख्या मतलब 100% थी, वो पूछना चाह रहा है, बस ये चीज पूछ रहा है। इसको सोल्व कर लो, डिजिटल सम के माध्यम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 5 2 7 2 9 3 12 13, 13 का मतलब 4 आ गया यहाँ पे। 3 5 8 2 10 3 13, 14 4 18, 9 बन के आएगा। यानी फाइनली हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल तो ये भी आ रहा है क्या, और 9 का मल्टीपल ये भी आ रहा है। 6 6 12 2 14 4 18 ये भी आ रहा है जी। 4 6 10 5 15 17 ये नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं होने का है। तो 9 के मल्टीपल से तो भाई साहब बात बिगड़ गई जी। 9 के मल्टीपल से तो बात बिगड़ गई है क्या नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा जी, इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल नहीं आ रहा तो फिर तो सोल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। पॉइंट हटाओ, 0 चिपकाओ जी। 132.25 पॉइंट हटाओ और 0 चिपकाओ ऊपर 2। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, इसे काटना है जी बस, और कुछ नहीं करना है। इसे काटने के बाद जो भी आंसर आएगा आपके सामने आ जाएगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। देखो 2 साल में जो है ना, 2 साल में 3,52,314 होगी, है नहीं। तो अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूँ जी, इस ऑप्शन को, है क्या नहीं, सुनो ध्यान से ज़रा। 3,06,360 का अगर मैं इसका लगभग 30% निकालता हूँ, तो 30% कितना होगा, 306, 36 का 3 गुना, यही तो होगा जी। 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, कैरी 1, 3 छंग 18 19 और 3 तिया 9, तो 919,08। जब इसमें 919,08 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा जी, कितना आएगा ज़रा देखना ज़रा। 8 6 और 9 3 12, कैरी 1 और 1 1 2, 2 6 8 और 30 9 39, 39 82 68, 39 82 68 जो कि ज़्यादा जा रहा है। इट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। कौन सा ऑप्शन होगा फिर, ये होगा, है नहीं। एक बार देख लेना कैलकुलेशन करके, मेरे हिसाब से ये होगा। अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो मैं तो ये लगाऊंगा। ठीक है दोस्त, ये होगा। एक बार ट्राई कर लेना, आप इसको कैलकुलेट कर लेना।
बाकी इसको इस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि 2 साल पहले जनसंख्या x थी, कितनी थी दोस्त, सुनना ध्यान से जरा, x थी, फिर कितनी बढ़ गई जी, 15% बढ़ गई 2 बार, यानी 23/25 का स्क्वायर हो गया जी, सॉरी 23/20 का स्क्वायर, 23/20, फिर 23/20, और फाइनली क्या जाके पहुंच गई जी संख्या 352,314, 352,314। तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी यहाँ से, 352,314 और गुणा 20 और बटे 23 × 23 है क्या नहीं, ये होगी जी। तो 23 से तो कंप्लीट ये कटेगा ही कटेगा, तो 23 से काट सकते हो आप, इसको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो, इसे भी सोल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो, दोनों माध्यम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ इसे। 23 को अगर मैं 23 से काटूंगा, सुनना ध्यान से, 35, यार 23 का टेबल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके टेबल जितने ज़्यादा याद होंगे उसको इतनी ही बढ़िया कैलकुलेशन होगी एग्जाम में। 35, 23, 14, इसको 23 से काट रहा हूँ जी, 23 एकम 23, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे जी, है नहीं, कितने हो गए जी, 122 हो गए जी, है नहीं। 23 के पैर में 23 पंजे 115 होते हैं जी, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे जी, उतार लेंगे 3, 23 थी 69, 23 थी 69, कितने बचेंगे जी, 69, 4 बचेंगे जी, 23 एकम 23, कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, 23 8 184, तो 23 से कंप्लीट करके 15 318 बार, फिर अगेन 23 से काटेंगे क्योंकि एक 23 हो रहा है ना, तो ये 23 छक्के 138, 23 छक्के 138, कितने बचेंगे, 38, 5 15 बचेंगे, 23 छक्का 138, अगेन 151 थे ना, कितने बजे 13, 23 छक्के, यानी 666 टाइम चला गया ये, 666 टाइम चला गया है, तो 666 और मल्टीप्लाई 20 हम 400, तो फाइनली 2 जीरो तो आएंगी, 4 छंग 24, 4 छंग 24 कैरी दो, 4 छंग 24 2 28, 24 2 26 यार, 24 2 28 कहाँ से, 24 2 26, 4 छंग 24, 24 2 28, ठीक है, 28 कैरी दो, 4 छंग 24 2 26, 26 84 भाई, 26 मल्टीप्लाई करना, 4 छंग 24 कैरी दो, 4 छंग 24 2 26, यार क्या कर किया हमने, 2 जीरो, 4 छंग 24 कैरी दो, 4 छंग 24 2 26 कैरी दो, 4 छंग 24 2 26, इतना आएगा 266 400, 266 400, हाँ यार ये आंसर आएगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा, हम तो भाई गलत लगा रहे थे इसे, ये नहीं होगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर जब व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं तो एक काम को क्रम से 36, 38 और 140 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू और आर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। पी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है और क्यू काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है जी। आर जो है ना, कार्य के आरंभ से अंत तक काम करता है। काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या कितनी है? बेहतरीन सवाल है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन प्रोसेस ईजी है, ध्यान से समझना। पी 36 डेज में एक काम को निपटाता है जी, क्यू 48 डेज में निपटाता है जी, और 144 डेज में निपटाता है आर। एलसीएम बड़ा इजी है इनका, 144 ये 144 इन तीन नंबर से कटता है, 4 बार ये, 3 बार ये, 1 बार ये। अब देखो पी जो है ना, काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता, अगर ना छोड़ता तो टोटल वर्क कितना होता है, छोड़ने वाला कंसेप्ट होता है, तो टोटल वर्क कितना बनता है जी, जो छोड़ के चला गया उसका काम और जोड़ दो, 12 दिन का काम और जोड़ दो, 12 चौक 48, ना जाता तो इतना काम कर लेता। क्यों काम पूर्ण से 8 दिन पहले, 3 अट्ठे 24, तो कुल मिला के इस 72 काम को और जोड़ना, 144 प्लस 72 आएगा नहीं, तो कितने आएगा, 2 4 6 14 7 21, यानी 216 काम आ गए जी। अब 216 काम को आर तो लास्ट तक लगा रहा, 216 काम को तीनों के द्वारा काम करवा दो, तो टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा आपके सामने 216, 4 3 7 और 1 8, 8 दूनी 16, 8 7 56, यानी 27 डेज में टोटल काम हुआ। इसमें यही पूछ रहा था कि काम पूरा होने में कितने दिन लगे। अच्छा, अगर सवाल में ये पूछता कि पी ने कितने दिन काम किया, तो यहाँ पर आप कितना बताते कि सर पी ने टोटल काम 27 दिन में, लेकिन उसने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 15 दिन करता है पी काम। क्यों कितने दिन करेगा, वो 8 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो 19 दिन में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप ट्राई कोशिश करना चीज़ों को समझने की। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क 6 मिनट में कवर करता है जी, ठीक है, 6 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? देखो किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है
1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है। जब 6 मिनट में वो 900 मीटर जा रहा है तो 60 मिनट में 9000 मीटर नहीं जाएगा, इट मीन्स 9 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस। देखो ऐसे सवाल भी आएंगे पेपर में। कोई ट्रक 1 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 1 किलोमीटर तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से, ट्रक की औसत गति। अच्छा, जैसे आपने एक कंसेप्ट सीखा होगा कि कोई पर्सन जाने में किसी स्पीड से जा रहा है, आ भी किसी स्पीड से रहा है, डिस्टेंस दोनों में कवर इक्वल की है, तो आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीखा होगा जी, एवरेज स्पीड। बच्चे को पता है इस फॉर्मूले का कि जाने की स्पीड 2xy, आने की स्पीड y अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो 2 गुणा 30 गुणा 45 अपॉन 30 प्लस 45 75, इसको सोल्व करना है बस, तो एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी जी। 15 पंजे 75, 15 ती 45, 5 छंग 30, 6 ती 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। बात आ गई होगी समझ में, क्योंकि 1 किलोमीटर जा रहा है 30 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर आ रहा है, या ऐसा समझो 1 किलोमीटर आगे जा रहा है, बात वही है भाई। 1 किलोमीटर तो 30 की स्पीड से चला, फिर अगले 1 किलोमीटर 45 की स्पीड से चला, दोनों बार डिस्टेंस सेम रही ना, इट मीन्स 2xy अपॉन x प्लस वाई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 15 24 35 54 के एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम है नी, एलसीएम फाइंड करना है इसका। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, जो मैं चीजें समझाना चाह रहा हूं उसको ध्यान समझना। 15 24 35 और 54, इनका एलसीएम लेना मेरे को। देखो 15 को और 24 का एलसीएम बच्चे को पता है जी 120 होता है जी, ठीक है 120 होता है। 120 में हमारे पास 5 तो है, जो कि 35 जो है ना वो किससे मिलके बनता है। अब 120 और 35 के एलसीएम पर फोकस करो जी, इसमें 5 तो है जी 120 में ऑलरेडी, ये 7 और होना चाहिए, 120 सत्ते 840। अब 840 और 54 पे फोकस करना है मेरे को। 840 और 54 का एलसीएम कितना होने वाला है, सुनो ध्यान से। 54 कैसे मिलके बनता है, 54 मिलकर बनता है 3 की क्यूब, है क्या नहीं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझना ध्यान से, 3 की क्यूब और गुणा 2, 3 की क्यूब गुणा 2, इससे मिलके बनता है ना। इसमें 3 के क्यूब नहीं है, इसमें खाली 3 के स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर 9 भी नहीं है, इसमें खाली 3 है, इसमें खाली 3 है भाई साहब। तो 3 के स्क्वायर की गुणा करनी पड़ेगी, 2 तो है इसमें, यानी कि 840 में 3 के स्क्वायर 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 9 0 0 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 3 75, यानी 7560 इसका करेक्ट आंसर होगा। तरीका समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना। इस तरीके से हम एलसीएम की धज्जे उड़ा सकते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 3 के रेशो में है और उनकी ऊंचाई का रेशो दे रखा है 6 5, तो उनके बेस का रेशो क्या होने वाला है। देखो अगर मैं मेरे भाई अगर मैं एरिया के रेशो को हाइट से डिवाइड कर दूंगा ना, हाइट से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बेस का रेशो मिल जाएगा। पहली बात तो ये समझना, हाइट का रेशो अगर मेरे को पता करना है जी, तो एरिया के रेशो को बेस के रेशो से डिवाइड करना पड़ेगा जी। ये दोनों चीज आपको सीखनी है, जो मैंने यहाँ पे चीज लिखी है वो सीखनी है, और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है। रेशो दे रखा मेरे को 4 3 और बेस का रेशो पूछ रहा है, तो बेस का रेशो निकालने के लिए एरिया के रेशो को हाइट के रेशो डिवाइड करेंगे, यानी 4/6 रेशो 3/5, तो 5 चौक 20 6 18, यानी 10/9, तो यानी कि बेस का रेशो कितना आ जाएगा 10/9। करेक्ट आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, बेहतरीन सवाल है। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा, देखो एक चीज दिख रही होगी आपको यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ऐसा तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, लेकिन एक चीज है, इस 3 ऑप्शन हमें सेक में दे रखे हैं, इसको मैं सेक में इजीली कर सकता हूँ कन्वर्ट, यानी इसको ले सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इट मीन्स मैं इसको बोल सकता हूँ कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन होगा जरूर, ये ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका 4 अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या और उनमें पुरुष महिला और बच्चों पी के प्रतिशत को दर्शाती है। पी और क्यू के परसेंट को दर्शाती है, ऐसे बोल रखा होगा, पी और क्यू के प्रतिशत को दर्शाती है, ठीक है, वो दे रखा परसेंटेज, ठीक है। पी और क्यू में मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है,
ठीक है भाई। पी और क्यू में, पी और क्यू में मिलाकर बच्चों की कुल संख्या कितनी है? बच्चों की कुल संख्या, तो चिल्ड्रन ये है ना। देखो टोटल जनसंख्या ये है जी 10,000, पी और क्यू की टोटल जनसंख्या ये है 20,000। तो चिल्ड्रन की जनसंख्या बतानी है मेरे को, चिल्ड्रन की जनसंख्या किस में? पी और क्यू में, पी और क्यू में। ठीक है जी। तो 10,000 का 20% कितना होगा भाई साहब? 2,000 प्लस 20,000 का 30% कितना होगा जी? 6,000। तो फाइनली 8,000 स्टूडेंट हैं पी और क्यू में, 8,000 चिल्ड्रन है पी और क्यू में। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। दो सिलेंडर के रेशो दे रखा है रेडियस का, उनकी ऊंचाई ऊंचाई का रेशो दे रखा है इतना, वॉल्यूम पूछ रहा है। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है दोस्त? सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, है नी, पाई आर स्क्वायर एच। दो सिलेंडर है, उनका सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर फर्स्ट और सिलेंडर टू, इनका वॉल्यूम बताना है मेरे को, इसका वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम बताना है। पाई तो दोनों में आने वाला, पाई से पाई कट जाएगा। पहले की रेडियस और दूसरे की रेडियस का रेशो 4/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को, इंटू H1/H2 मतलब 5/2 करना पड़ेगा, यानी 16/25 और गुणा 5/2, यानी 5×5 = 25, 2×8 = 16, यानी 8/5। यानी कि सिलेंडर फर्स्ट और सिलेंडर सेकंड के वॉल्यूम का रेशो जो आने वाला है वो कितना आएगा दोस्त? 8/5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट। एक संख्या को पहले 10% बढ़ा जाता है, फिर 20% बढ़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी कर दी गई, मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी परसेंटेज क्या है? ठीक है, देखो पहले 10% बढ़ाया, इट मीन्स पहले अगर जनसंख्या 10 थी तो अब 11 बन गई जी। जनसंख्या कह रहा हूँ, पहले संख्या अगर 10 थी तो अब 11 होगी जी। फिर दोबारा 20% बढ़ाया, मतलब अगर पहले 5 थी तो 6 होगी दोस्त। इसके बाद में अब 12% की कमी कर दी, यानी 25 से 22 होगी जी। कितनी होगी? 25 से 22। ठीक है जी, बस इतना काम हुआ, 3 बार वृद्धि कमी हुई है। देखो सुनो गौर से जरा, देखो दो, 2×5 = 10 और 2×3 = 6। अब कुछ नहीं हो रहा है नी, अब कुछ नहीं कट रहा ना। 5×5 = 25, 25 में 625। यहाँ देखना 22×3 = 66, 11×6 = 66, कैरी 6, 11×6 = 66, 72। यही आने वाला है जी। तो कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पे? आप बोलोगे सर 75 एक और 2500, 101 की वृद्धि होगी जी। 101 की वृद्धि होगी 625 पे गुणा 100। तो फाइनली मेरे को इतने परसेंट की वृद्धि देखने को मिली। तो डिक्रीज वाला तो कंसेप्ट खत्म ही हो गया, ये खत्म, ये खत्म, है क्या नहीं? है क्या नहीं? 25×25 हम 625 और 25×4 = 100, है नहीं? तो 404/5 बन के आएगा जी, 404/5। 25 हम 25, तो 25 से कम 25, 15 बचेंगे जी, है नहीं? 154 हो गए जी। 25 से 150, इट मीन 16.18 करके आंसर आने वाला है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3800 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु y% की छूट के पेशकश के बाद इतने रुपए हो गई, y का मान पूछ रहा है। ओके ओके, देखो 3800 रुपये से और 3496 रुपये हो गई, 3800 रुपये से 3496 रुपये हो गई। इट मीन्स 304 रुपये की कमी आ गई जी, 304 रुपये का डिस्काउंट हो गया जी। 304 रुपये का डिस्काउंट होगा कितने रुपए के माल पे? 3800 के माल पे गुणा 100। तो फाइनली इतने परसेंट का डिस्काउंट होगा, y% की वैल्यू इतनी होने वाली है जी। ठीक है, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट जाएगी, यानी 304/38। और ये कितनी बार जाएगा? 8 बार कंप्लीट जाएगा ना, 8×8 = 64, हाँ जी 8 बार कंप्लीट चला जाएगा। रेट कितना आ गया? 8%। इट मीन डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है? 8%। ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दुगने पर बेची जाती है। ठीक है, पहली शर्ट 8% लाभ पर बेची जाती है, दूसरी शर्ट 3% हानि पर बेची जाती है। शर्ट पर कुल प्रतिशत लाभ क्या है? देखो ध्यान से समझना चीजों को। सीपी और एसपी दो शर्ट है जिनका प्राइस दे रखा है सीपी और एसपी का। पहली शर्ट 8% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है, अगर 100 रुपये खरीदी तो 108 रुपये की उसने सेल कर दीजिए। और दूसरी शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है ना, दूसरी शर्ट 3% की हानि पर बेची जाती है। अच्छा इसमें कह रहा है कि दूसरी शर्ट, पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेची जाती है, मतलब ये इससे दुगने बेची जा रही है तो ये 54 रुपये में सेल हो रही होगी। और दूसरी शर्ट पर 3% की हानि हो रही है, इट मीन्स 54 जो है वो 97 के बराबर है, 100 कितने के बराबर होगा? तो फाइनली मेरे को यहाँ से प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो सोल्व करेंगे, कुल मिला के यहाँ पर 162 रुपये की सेल होगी जी। यहाँ कितने रुपए की सेल होने वाली है, इन दोनों को जोड़ना है। देखो 100 तो कॉमन ही आ जाएगा जी, है क्या नहीं?
तो 97 प्लस 54, 7 4 11 9 5 14, 151 आएगा ना, 151/97, ठीक है जी। 7 4 11, हाँ 151। अब मेरे को परसेंटेज बताना है तो मैं रेशो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 2 से 50 बार ये कट गया और 2 से 81 बार ये कट गया, है नहीं। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, अब कुछ भी नहीं कट रहा, तो कुल मिलाकर 50 गुणा 151, सुनना थोड़ा सा, 50 गुणा 151 रेशो 97 गुणा 81, ये चीज़ है जी। अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया जी, हल्का सा, लेकिन 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 और अप्रोक्स में भी आंसर जो दिए हैं ना वो सारे बिल्कुल करीब ही दिए हैं, तो इसे तो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। और इसका आंसर जो है ना, इसे आपको सोल्व ही करना पड़ेगा भाई साहब, इसका कोई चारा नहीं है, सोल्व ही करना पड़ेगा। और इसका आंसर बी है, 4.07%। ठीक है, इसे आप सोल्व करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं हो सकता इसका। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन नेक्स्ट, दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ओके, 2000 बार ग्राफ वर्ष 2008 2009 और 2010 के लिए एक स्कूल के उच्चतर माध्यमिक छात्रों को दर्शाता है। ठीक है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल। ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें जो बोल रहा है भाई साहब, इसमें कह रहा है कि 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज कितना है। 2010 में उत्तीर्ण होने वाले द्वितीय श्रेणी से यानी सेकंड डिवीजन, 2010 ये है, सेकंड डिवीजन ये है, इसका परसेंटेज पूछ रहा है। यानी 60 जो है टोटल जितने भी 2010 में विद्यार्थी हैं, कितने, 40 60 100 170 1 200, 60 200 का कितने प्रतिशत है, तो डायरेक्ट 30%। देखो खतरनाक सा लग रहा है सवाल, कितना इजी निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना चीजों को, 17 से और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पर आपको 17 और 36 का एलसीएम ले लेना है। फटाक से आपको क्या करना है, जिससे डिविजिबल है ना उससे फटाक से ऑप्शन में डिविजिबल करके देख लो। सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले 17 ये देख लो, 6 3 9 है नहीं, 36 से डिवाइड नहीं, 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। अब जब डिवाइड हो रहा है तो एक काम करो, 4 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 4 और 9 से मिलकर बनता है ना, है नहीं, यानी 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट बयान में है, 4 से डिवाइड होते हैं। अब चेक कर लो क्या 17 से कट रहा है, 17 से चेक कर लो, 17 पंजे 85, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, 129, 17 सत्ते 119, कितने बचेंगे जी, 10 बचेंगे, 17 छिक्के 102। इट मीन्स ये कंप्लीट कट गया जी, कंप्लीट कट गया भाई साहब, ये 17 से भी, 9 से भी, 4 से भी, सबसे कट गया। इट मीन्स इसका आंसर यही है, सबसे बड़ी संख्या यही है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कट तो देखो ये भी रहा है लेकिन ये छोटा है नहीं, तो यही आंसर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में शिक्षा पर व्यय का केंद्रीय भाग क्या है। शिक्षा पर व्यय का केंद्रीय भाग, ओके, शिक्षा पर देखो टोटल कितना व्यय हो रहा है जी भाई साहब, 5425 का व्यय हो रहा है। कितने का व्यय हो रहा है भाई, 5425 का व्यय हो रहा है नहीं, है नहीं। टोटल कितना है भाई साहब, 5 5 5 10 5 15 5 20, 20 कैरी 2 2 2 4 5 9 9 2 11 11 2 13 13 7 20 20 20 कैरी 2 2 4 6 2 8 9 5 14 14 4 18 2 20 कैरी फिर 2 2 5 7 5 12 6 18 7 25 6 31 4 35, 35,000 जो है ना पूरे 360 डिग्री एंगल के बराबर है। तो 5425 कितने के बराबर हो, वो यही तो पूछना चाह रहा है। एजुकेशन पर केंद्रीय कोण कितना है ये पूछना चाह रहा है जी, बस, है नहीं। सोल्व करना पड़ेगा इसे, 0 से 0 कट जाएगी जी, है नहीं। ये 36,000 तो नहीं आएगा, एक बार फिर चेक करें क्या। हम्म, अभी 36 से कंप्लीट जा रहा हो यार, गड़बड़ हो जाएगी। 4 2 6 6 6 5 11 11 4 15 2 17 कैरी होंगे जी 3, 17 3 20, 2 कैरी होगा, 2 5 7 5 12 12 6 18 18 7 25 25 6 31 31 4 35, 35 ही है, 35 ही आ रहा है देखने में तो। 5250, 5 5 10, यहाँ से जोड़ते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 कैरी 2,
2 5 7 सॉरी 2 2 4 4 5 9 9 2 11 2 13 7 20 कैरी 2 यानी 2 4 6 6 2 8 9 5 14 14 4 18 18 2 20 कैरी फिर 2 2 5 7 5 12 6 18 7 25 25 6 31 31 ही आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 35 आ रहा है, जरूरी थोड़े नहीं कटे 36 36, ठीक है। 5 दही 50, 5 8 40, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 7 35, ठीक है 700 आ गए। फिर 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 85 और 5 से 14 बार 140 है नी। फिर 7 से कट जाएगा 7 31, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है नी। फिर 4 पंजे 20 और 4 नम 36, 9 की मल्टीप्लाई 9 एकम 9, 9 27, 294 279 अपॉन 5, 5 पंजे 25, 2 बचेंगे 5 पंजे 25, 5 8 40 यानी 55.8 डिग्री इसका आंसर होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो हल्के से क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेटिव हैं कुछ हल्के हैं, है नी, तो बिल्कुल इजी भी नहीं आएंगे और बिल्कुल टफ भी नहीं आने वाले हैं, कुछ कैलकुलेटिव होंगे और कुछ इजी होंगे, है नी। कंसेप्ट तो इजी रहते हैं लेकिन हल्की सी कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं। तो कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबल बढ़िया होने चाहिए याद, आपके टेबल, आपके फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू जो होती हैं वो याद अच्छे से होनी चाहिए, है नी। दूसरा आपको डिजिटल सम अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए, है नी। तीसरा आपको अप्रोक्सीमेशन पे बेहतरीन पकड़ होनी चाहिए, है नी, अप्रोक्सीमेशन भी अच्छा होना चाहिए आपको, स्क्वायर क्यूब सब अच्छे से याद होने चाहिए, तब कैलकुलेशन में आपका बढ़िया, आपको अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आप एग्जाम में, है नी। चलिए देखो, दो संख्या 3 4 के अनुपात में उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है 2700, संख्या का योग कितना है, और समझना ध्यान से जरा। दो संख्या है तो एक भाई संख्या मैंने मान ली 3h और दूसरी कितनी होगी थी 4h, है नी, क्योंकि इसमें एचसीएफ जो था वो काट दिया, एचसीएफ जो कॉमन पार्ट थी ना वो कट के रेशो बन गया ना, तो वो कट गया। तो मेरे भाई एचसीएफ कितना होगा, h होगा इसका जी, और इनका एलसीएम कितना होगा, 3 चौक 12h होगा, और इनका दोनों का गुणनफल जो दे रखा है भाई साहब कितना दे रखा है जी। या आप एक चीज समझ सकते हो जी, आप एक चीज समझ सकते हो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, है नी, बराबर में से गुणा ले से, में से कितना भाई साहब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2700, है नी 2700। इसको सोल्व करना है आपको, 3 से 9 बार चला जाएगा 900, है नी, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 900/4, 900/4, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 30/2, इट मीन्स 15। हमसे पूछा संख्या का योग, इसका मतलब 3h + 4 है, 7h की वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 सत्ते 105, तो आंसर कितना होगा बी। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। नेक्स्ट, डीआई के क्वेश्चन काफी है जी, है नी। गणित के केंद्रीय कोण का विज्ञान के केंद्रीय कोण से रेशो पूछ रहा है। अच्छा यहाँ तो परसेंटेज से ही काम चल जाएगा, यहाँ पर डिग्री निकालने की नीड नहीं, गणित का और विज्ञान का, साइंस का मतलब, तो 2 3 रेशो निकल कर आ जाएगा इसका तो डायरेक्ट, ये तो इजी था बहुत। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 29 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजों को 41, तो अन्य दो भुजों के बीच का डिफरेंस, कितना इजी सवाल दे दिया बताइए आप जरा यार। समकोण त्रिभुज जो बनता है 20 21 और 29 बनता है नी, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा, तो एक आ गया जी, ये आंसर करेक्ट है। बताओ ऐसा सवाल भी है, यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और वृत्ताकार आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना होगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है जी सिलेंडर का 1/3 है नी, πr²h, है नी। फाइनली हमें पाई की वैल्यू भी रखनी है जी, तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है जी हमें 12 का 6 का स्क्वायर 36, और एच कितना जी 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 बार हम 36, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 26, तो 264। निकटतम की क्या नीड है इसमें, कंप्लीट निकल तो रहा है। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है किस वर्ष सेब के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई। ओके देखो यहां पर आप एक चीज समझिए ध्यान से, एग्जाम में काम आने वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो मेरे को अगर मैक्सिमम की बात करनी है ना, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज अगर मेरे को निकालनी है तो ऊपर से बढ़ा हुआ ज्यादा होना चाहिए, कितना मूल्य बढ़ा, और नीचे छोटा होना चाहिए जी, छोटा, और इंटू 100%, यही तो होता है।
तो जितना मूल्य बढ़ा वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, और बेस जो छोटे से छोटा होना चाहिए, वहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम परसेंटेज देखने को मिलेगी। अगर देखो मैं बात करता हूँ 2003 की, तो पहले कितना था 6.5, अब कितना है 5.2, कितने की बढ़ोतरी होगी, तो 1.3 की बढ़ोतरी हुई यहाँ पे, 1.3 की बढ़ोतरी। यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पर तो बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो यहाँ ध्यान समझना, 9 में से 8 के 1, 9 में से 7 के 2, यहाँ 2.1 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कम मिल रही, यहाँ पर थोड़ी इसके टक्कर में ज़्यादा मिल रही, 14 में से 5 गया 9, तो 1.9, लेकिन कम मिल रही है। सबसे ज़्यादा यही मिल रही है, तो परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा इसका ही आएगा, निकालने की नीड नहीं है। इसका आएगा 2005 में 2004 से ज़्यादा, 2005 करेक्ट आ रहा है आंसर। ठीक है दोस्त, ए बी और सी एक काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में, है नी, कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ काम करते हैं। सुनो गौर से जरा, ए मेरे भाई 20 दिन में, बी 30 दिन में, और सी जो है वो 60 दिन में काम निपटाते हैं। तो टोटल वर्क जो है वो 60 है जी। अगर 20 से 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ए प्रतिदिन काम करता है, हर तीसरे दिन बी और सी की हेल्प लेता है। तो ए ने 2 दिन तक तो काम किया होगा अकेले ने, तो 3 दूनी 6 निपटा दिया। अब तीसरे दिन ए बी और सी के साथ आ जाता है जी, तो तीसरे दिन ए ने कितना काम कर दिया, ए बी सी 3 मिल गए, 3 2 5 6। इट मीन्स 2 दिन यहाँ लगे, 1 दिन यहाँ लगे, 3 डेज में कितना वर्क हो गया जी, आप बोलोगे सर 12 काम हो गया। हमें तो 60 करना, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल मिलाकर 15 डेज में टोटल 60 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 22% हानि के साथ बेचने की घोषणा करता है, ठीक है, लेकिन 35% हल्के वजन का उपयोग करता है, उसके लाभ या हानि परसेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, डिसऑनेस्ट डीलर का, है नी, डिसऑनेस्ट दूधिया का, है नी, ये क्वेश्चन आपको देखने को आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। देखो समझना ध्यान से, हम प्रॉफिट या लॉस को कैसे डिसाइड कर पाते हैं, सीपी और एसपी के माध्यम से। यानी कि सीपी क्या होता है, जो दुकानदार की जेब से जाता है वो तो सीपी होता है, और जो दुकानदार की जेब में आता है वो एसपी होता है। तो यहाँ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बात करें तो मैं अपने आप को दुकानदार मान के चलो, जो आप खरीद के लेके और जेब में से पैसा देकर उसे चुका के आए, तो वो तो सीपी होगा। जो आपके जेब में को आ रहा है वो एसपी होगा। अब मेरी बात को बहुत गौर समझना है, यहाँ पे 22% हानि के साथ बेचने की घोषणा करता है। अगर 100 रुपये में वो खरीद के लेकर आया है, तो वो ये कह रहा है कि मैं आपको जो है ना 78 रुपये में उस चीज़ को दे दूंगा। ये भाई साहब प्राइस की बात है जी, प्राइस की। लेकिन 35% हल्के वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि पैसे तो पूरे 1000 ग्राम के ले रहा है वो, 1000 ग्राम के, लेकिन वो 35% हल्के वजन का प्रयोग कर रहा है। मतलब 1 किलो की जगह कितना दे रहा है, 350 ग्राम कम दे रहा है। इसका मतलब कितना दे रहा है, वो 650 ग्राम दे रहा है। ये बात ध्यान समझना, ये वजन की बात होगी, वेट की। तो जेब से जो जा रहा है वो सीपी के अंदर जाएगा। 650 ग्राम जा रहा है ना उसके पास से माल दुकानदार के पास, लेकिन पैसे ले रहे 1000 ग्राम के, तो जेब में 1000 ग्राम आ रहा है, इसलिए एसपी में 1000 रखा गया मैंने। इसे काट दूंगा, 13 पंजे 65 और 13 छः 78, यानी 100 से 100 कट गया। इट मीन्स 5 रुपये का सामान था, वो 6 रुपये में बिक गया, तो 20% का प्रॉफिट हो गया जी। 20% क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पी क्यू आर एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है, ठीक है। देखो सुनना गौर से जरा, सर्कल बनाता हूं मैं आपके सामने, सुनना बहुत ध्यान से। देखो इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं जी हम, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज बना दिया हमने। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। क्यू आर पर कोई बिंदु है, क्यू आर यही तो, इस चाप पर कोई बिंदु एस है, एस यहां पर एस है जी। तो पी एस क्यू पूछ रहा है, वो उसका हाफ, पी एस क्यू, पी एस क्यू का आधा पूछना चाह रहा है वो, पी एस क्यू का आधा, ये चीज पूछना चाह रहा है जी, ये चीज, ये कितना होगा जी। पहले हमें एंगल पी एस क्यू फाइंड करना है नी, एंगल पी एस क्यू उसका आधा। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ जी। पहली बात तो ये जो है समबाहु त्रिभुज है, तो ये मीडियन का काम भी करेगी, और ये इसे सामने वाले एंगल को बाइसेक्ट भी करेगी, ये चीज दिमाग में रखना आप, ठीक है।
पहली बात। अब ये 60 गिवन है जी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 60 गिवन है। और ये बनना है चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या बनना है? चक्रीय चतुर्भुज। ये क्या बनना है जी भाई साहब? चक्रीय चतुर्भुज बनना है। ये फोकस करो, ये क्या बनना है जी? चक्रीय चतुर्भुज। ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, और चारों भुजाओं के जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि अगर मतलब आमने सामने के एंगल जो होंगे, सम्मुख कोण, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मेरे भाई ये 60 डिग्री गिवन है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। इसका और इसका सम 180 होगा, तो 120 डिग्री होगा। अच्छा 120 डिग्री होगा तो ये बाइसेक्ट भी हो रहा है, तो ये 60 होगा जी। इट मीन्स पी एस क्यू जो होने वाला है वो कितना होने वाला है? 60 डिग्री। हमें तो पी एस क्यू का आधा चाहिए, तो 60 का हाफ यानी 30 डिग्री। कितना होगा दोस्त? 30 डिग्री। यानी पी एस क्यू का आधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। वो यही पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये कैसी सीरीज दे रखी है? 11 गुणा 11 प्लस 11 डिवाइड 11 माइनस 11 गुणा 11 प्लस दे रखा है 11 गुणा 11, 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं से, है नहीं? प्लस 11 डिवाइड 11 तो 1 लिख सकता हूँ मैं से, माइनस 11 का स्क्वायर, ये तो कट गया इससे, प्लस 11, फिर प्लस 11 लिख रखा है खाली, प्लस 11, ठीक है, प्लस 11 का स्क्वायर, है नहीं? और यहाँ पर 11 का स्क्वायर, फिर माइनस 11 और माइनस में 11 का स्क्वायर। ये चीज़ की बने, देखो माइनस 11 का स्क्वायर से प्लस का 11 का स्क्वायर कट जाएगा, ये रहा। यहाँ माइनस 11 स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, माइनस 11 से प्लस 11 कट जाएगा, फाइनली मेरे पास 1 बचा। क्या ऑप्शन में है जी? तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, है नहीं? देखो ये भी सवाल आया हुआ है खतरनाक सा। दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है 726, एचसीएफ दे रखा है 11, तो उनका एलसीएम पूछ रहा है। देखो सुनो ध्यान से, दो संख्या जो होंगी वो होगी एच एक्स और एच वाई, है नहीं? दो संख्या एच एक्स और एच वाई। एच क्या है? एचसीएफ दोनों का। उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? एच स्क्वायर एक्स वाई, ये होगा ना? और वो दे रखा है उसने 726, तो उनका एलसीएम पूछ रहा है भाई साहब। एलसीएम कितना होता है? एलसीएम, इनका एलसीएम कितना होगा? जो कॉमन है पहले उसे लिख लो, एच एक्स वाई। तो फाइनली मेरे से फाइंड जो करवा रहा है एच एक्स वाई फाइंड करवा रहा है नहीं? तो एच डिवाइड में चला जाएगा एक, और एच की वैल्यू हमें दे रखी है 11, तो 11 छंग 66, 11 छंग 66, आंसर सी। यानी उसका एलसीएम जो होने वाला है दोस्त वो कितना हो जाएगा? 66। नेक्स्ट, यदि 42 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 35 किलोमीटर किसी अनुपात के पहले तीन पद हैं तो चौथा पद कितना है? ओके 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 ओके, इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में गिवन है। 42 और 36 का जो रेशो है वो 35 का किसके साथ बनेगा, ये पूछना चाह रहा है जी। तो देखो 7 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, यानी ये जो है 5 सत्ते 35, है नी? 5 पंजे 25, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, है नी? 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, तो 25 आएगा इसका आंसर। 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, यार यही तो कह रहा हूँ मैं, कैसे गड़बड़ हो रही है? 6 छंग 36, है नी? 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, तो 30 आ जाएगा दोस्त, है नी? कितना आ जाएगा? 30, 30। बात आ गई होगी समझ में? अरे इसमें क्या कह रहा है मैं बताता हूँ, चलो सुना। 42 का 36 के साथ जो प्रोपोर्शन है वो 35 का किस नंबर के साथ है वो पूछना चाह रहा है जी। एक्स मान लो, तो लास्ट वाले की लास्ट से मल्टीप्लाई, अंदर वाले के अंदर, 42 गुणा एक्स बराबर 36 गुणा 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 30, ये पूछना चाह रहा है जी। एक आदमी अपने वेतन का आधा घंटा, एक आदमी अपने वेतन का 72% खर्च करता है और प्रति माह 5740 रुपये बचाता है, उसके वार्षिक वेतन का 10% क्या है? देखो 72% खर्च कर रहा है तो 28% बचा रहा होगा, है नहीं? लेकिन वो कह रहा है कि 5740 बचा रहा है जी, 5740 बता रहा है मंथली, वो हम कह रहे हैं 28 बचा रहा है जी। तो उसकी मंथली सेविंग, मंथली पूछ रहा हूँ, उसके वार्षिक का 10%, तो पहले 10% निकालो। ये मंथली का बचा रहा है इतना मंथली, लेकिन वार्षिक पूछ रहा है, वार्षिक का 10%। भाई 5740 28% के बराबर है, 10% पूछ रहा है, ये महीने का 10% निकल जाएगा उसका, लेकिन हम कह रहे हैं वार्षिक का 10% कितना, तो इतना आएगा। 28 दूनी 56, हाँ जी कटेगा कंप्लीट, 28 दूनी 56, 28 पंजे 140, 205 और गुणा 120, यही तो है।
12 पंजे 60, कैरी 6, 12 जीरो 6, 12 दूनी 24, 24,600। तो 24,600 रुपये उसकी वार्षिक जो आय है उसका 10% है जी। या पहले आप टोटल वार्षिक आय निकाल लो, उसका 10% निकाल लो, है ना, कैसे भी कर सकते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू 10 दे रखी है, ए की वैल्यू 6, ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस में 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, ये तो होगा ए क्यूब ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस में 3 ए बी, 3 गुणा 6 और इंटू ए प्लस बी यानी 10। 10 की क्यूब कितना होगा दोस्त, 1000, और मैं 3 से 18 180, इट मीन्स 820 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए कैसे कैसे इजी सवाल है। देखो स्टार्टिंग में तो मुझे खतरनाक से लगे भाई साहब, अब तो इजी हो जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 12, 13 और 5 है, बताइए। कितना इजी सवाल है भाई साहब। ये परपेंडिकुलर गिवन, बेस गिवन, 12 पंजे 60 का आधा 30 डिग्री है क्या नहीं, कितने इजी सवाल है। थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है। देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इट मीन्स 1/sin कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 है नहीं, साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो भाई साहब यहाँ भी 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 कुल मिलाकर 2 ही आने वाला है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी। यहाँ पर कोस और सेक दे सकता था, कोस और सेक, यहाँ पर टेन और कोट दे सकता था, टेन और कोट है नहीं, कोस थीटा प्लस सेक थीटा अगर मेरे को 2 दिया है तो यहाँ पर कोस की पावर n कितनी भी कर दो, कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा, तो वो भी 2 ही होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी, अगर टेन थीटा प्लस कोट थीटा ये भी हमारे पास 2 गिवन है, तो टेन की पावर n थीटा प्लस कोट की पावर n थीटा ये भी मेरे भाई 2 ही होगा, और साइन का फॉर्मूला आपके, साइन आपके सामने है ही, यानी ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर 1 हो तो, एंड x प्लस वाई की वैल्यू 2 हो, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास 0 बन का है, हमसे पूछ क्या रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ रहा है नहीं। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, जो कि ये 0 के बराबर होगा। अब ये चाहे कुछ भी हो तो आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। बढ़िया सवाल था अलजेब्रा का, इस तरीके से निपटा सकते हैं इसे। नेक्स्ट, 45 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्या है। अच्छा, एक फ्रस्टम है, यानी उनके जो फ्रस्टम इस तरीके से बनता है जैसे आपने गिलास देखा होगा या बाल्टी, है नी, इस तरीके से बनता है जी फ्रस्टम, ऐसे जी, है नी। इसके 2 बेस होंगे, एक बेस ये होगा एक ये होगा। अच्छा, दोनों की रेडियस दे रखी है, सिरों की त्रिज्या 28 और 7 है, मतलब इसकी 28 रेडियस है जी और इसकी 7 है जी, ठीक है। 45 सेंटीमीटर ऊंचा है जी, ये 45 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी जी, 45 सेंटीमीटर, है नी। इसे पिघलाकर एक ठोस वृत्ताकार बेलन बनाया गया जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशो दे रखा है 3:5 का, ठीक है। तो इस बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज में रिकास्ट किया जाता है या बनाया जाता है, या पिघलाकर एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर वॉल्यूम इक्वल रख देते हैं। क्योंकि जो मलबा है ना, मलबा एक चीज में दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गया, यानी मटेरियल जो भी था उसका वो दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गया, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हुई है, तो उन शेप के वॉल्यूम या वजन इक्वल कर दो, ठीक है ना। वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली वजन के इक्वल होता है, नहीं, वजन ही है वॉल्यूम, और कुछ नहीं है, ऐसा समझिए आप। तो यहाँ पर मेरे भाई वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना, देखो आर 3x और एच कितना 5x, 3x का स्क्वायर इंटू 5x, ये तो बन गया वॉल्यूम का सिलेंडर। और बनाया किससे गया, फ्रस्टम से। फ्रस्टम का सिलेंडर का फ्रस्टम का वॉल्यूम याद होना चाहिए आपके, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर जी, कैपिटल आर स्क्वायर कितना होगा भाई साहब, 28 का स्क्वायर कितना होगा, 784 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस आर इंटू आर, है नी, प्लस आर आर 28 सत्ते कितना होता है, 196 होता है जी, 196, और इंटू एच, एच की जगह 45। यार थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी क्या, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी दोस्त, 28 सत्ते 196,
पाई है इंटू 45। अब इसके इक्वल करो, देखो पाई से पाई कट जाएगा जी। 45 सही नहीं लिखा है, 45 करो इसे। अब ठीक है जी, है नहीं। इन्हें जोड़ना एक बार, 3 से देखो 15 बार तो ये कट जाएगा जी। इन्हें जोड़ो, 4 4 9, 4 6 10, 10 9 19, हासिल 1, 20 4 24, 24 और 78, 80 और 24 कितने होते? 104, 104 में से दोगे 102, तो 102 9 आ गया, और गुणा 15, 9 पंजे 45 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आएगा ना 15 तिया 45, और 3 से कंप्लीट कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 343 आएगा। एक्स की वैल्यू आ गई 7, 7 की क्यूब 343, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब हमसे फाइनली पूछ रहा है इस बेलन का टी सी एस से बताना, जो कि होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, पाई पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7। आर कितना है दोस्त? आर दे रखा हमें 3x, 3 सत्ते 21, 2 पाई आर। एच कितना मेरे को कितना दिया? 5, 5 सत्ते 35, तो 7 या 21, मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, लास्ट में तो भाई साहब आ ही रहा है ये। नहीं, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो आप, 11 का मल्टीपल 11 चौक 44, ये तो होने वाला है नहीं। 11 चौक 44, हाँ ये हो सकता है जी, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ये नहीं होने वाला जी, ये भी नहीं होनी, ये तो आंसर यही आ गया बस। और ये तो भाई साहब हम स्टार्टिंग में ही देख सकते थे, इतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, मुझे लगता है नहीं भाई। यहाँ पर सी एस से जो है 2 पाई आर एच होता है, जो कि जिसमें 22 आ रहा है, 22 में 11 आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं हम, और 11 का मल्टीपल इत्तेफाक ऐसा है एक ही मिल रहा है, तो इतना करने की नीड ही नहीं थी। ठीक है, इतना करने की नीड ही नहीं थी। नेक्स्ट। अच्छा जी, ये भी खतरनाक सा सवाल लग रहा है क्या देखने में? देखो 0.04, ये तो 4/5 ही आ जाएगा जी, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, मल्टीप्लाई 3 तेरह 10/3 यहाँ आ गया जी, 10/3, 5/2 डिवाइड बाई 1/2, 5/4 है नहीं, ये आ गया जी। और इसको डिवाइड करना है किससे? 1/3 प्लस 1/45, 45। चलिए जी, ये चीज़ लिख दी हमने। तो 4/5 गुणा, ये कितना बन के आएगा जी? 6, 2 दही 20, 3 पंजे 15, तो यानी 5/6, डिवाइड को 2/1 कर दूंगा इसे, और गुणा 5/4, ये बन के आ गया। नीचे देखते हैं जी क्या बन के आएगा। 15 16/45 बन के आएगा जी, है नी, 16/45। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये 45 है भाई, 45। थोड़ी सी जल्दबाजी में गड़बड़ सी हो जाती है लिखने में। 5 से 5 कट जाएगा जी, है नी, और 4 से 4 भी कट गया, 2 तिया 6 है नी, 5/3 तो ये बन के आएगा जी, है नी। 5/3 को डिवाइड कर रहे हैं जी हम 45/16 से, 3 पंद्रह में 45, है नी, और 15 पंजे 75 अपॉन 16। कुछ गड़बड़ होगी भाई साहब कैलकुलेशन में, एक बार चेक कर लेते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ भी है का 4/5 और करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यही तो कह रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है, पूरा आंसर आ ही नहीं रहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 4/5 और करना है भाई साहब, नहीं 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 नहीं, ये तो कर तो चुके हैं हम स्टार्टिंग में। रुको रुको 1 मिनट, 4/5 तो आएगा 10/3 माइनस में 5/2, डिवाइड बाई 1/2 ऑफ 1/, ठीक है, 1/3 प्लस 1/45, 4/5 गुणा 2 दही 20, 3 पंजे 15, यानी 5/6, ठीक है, गुणा 2, 2/1, और गुणा 5/4। ठीक तो है, सब कुछ सही है? यहाँ पर ऑफ गी बनता, तो पहले तो हमें 5/8 करना है, ये सबसे पहले तो 5/8, ये ऑफ है यहाँ पे, है नी, और 4 दूनी 8, है नी, तो ये बन के फाइनली हमारे पास 5 से 5 कट के 4 दूनी 8, तो 5/12 बन के आएगा, यानी, और नीचे 16/15, 5/12 बन के आएगा जी ये। और यहाँ पर आएगा 45/16। अब कुछ हो रहा है क्या? अब भी कुछ नहीं हो रहा है।
भाई मुझे क्वेश्चन में कुछ लग रहा है क्या, टाइप होने में कोई दिक्कत हो गया तो 1 मिनट रुको जरा। 35 सवाल है ना ये, एक बार चेक कर लो यार। 3×3 = 10/3, माइनस का 5/2, डिवाइड बाई 1/2 ऑफ 4 × 4 5/4, 1/3 प्लस 1/45। ठीक है जी, 4/5 यहाँ पे ऐसे ही रहा। और 2×2 = 20, 3×5 = 15, 5/6 डिवाइड 5/8 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओ सिट 5/8 को 8/5 करना पड़ेगा ना गुणा में बदलने के लिए, 8/5। हाँ कुछ ना कुछ यहीं पे एरर हो सकता है, 5 से 5 कट गया अब ये यार, बहुत ज़्यादा गड़बड़ होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले 5 से 5 काट रखा है हमने, है नहीं। और दो, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, तो मेरे पास फाइनली जो बन के आएगा 2×8 = 16। अब सही आ सकता है, 2×8 = 16 और 3×5 = 15, 45 ऊपर जाएगा 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, 15×3 = 45। शाबाश शाबाश शाबाश। पता है कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो जाती मिलना बड़ा डिफिकल्ट है, पर मिल गई हमें। 35 का 36 cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, देन cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो लाइव में अगर लाइव रहते हैं तो आप भी हेल्प कर देते हो, लेकिन अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो फिर भाई मेरे को करना सब कुछ, ये समझ लीजिए आप, कोई हेल्प करने वाला नहीं। cos थीटा माइनस साइन थीटा √2 sin थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा वो √2 sin थीटा के इक्वल गिवन है। यार ये चीज़ याद रखना, ये बढ़िया चीज़ है, कंसेप्ट अच्छा है। तो फाइंड करना है मेरे को cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है नहीं। इसे मैंने k मान ली, इसे फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन। फाइनली मेरे को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले आपको समझना है इस चीज़ को। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin थीटा cos थीटा। सेकंड का करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, है नहीं। बचेगा कितना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 ऊपर से 1 नीचे से, 2 बचेगा जी। इक्वल टू यहाँ पर आते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर, इसे इधर लेकर हो तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा, है नहीं। तो k की वैल्यू कितनी आने वाली दोस्त, k की वैल्यू आ जाएगी √2 cos थीटा, √2 cos थीटा। अब देखो यार प्लस माइनस √2 cos थीटा की पॉसिबिलिटी है और दोनों ही आंसर गिवन है, बट इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं गिवन है, तो हमें √2 cos थीटा प्लस वाले को हमें प्रेफर करना होगा, √2 cos थीटा, है नहीं, √2 cos थीटा। आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा √2 sin थीटा दे रखा है या √2 cos थीटा दिया हुआ था यहाँ पे, तो आपको क्या करना था, बस a की वैल्यू निकालने के लिए √2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, जो कि 2 को लेकर √2 sin थीटा बन जाता, है नहीं। ये चीज फोकस करना है, पूछा क्या है नहीं, डायरेक्ट। नेक्स्ट, दार्जिलिंग में 2 देशों ए और बी से पर्यटक आते हैं, वर्ष के पहले 6 महीने के लिए पर्यटक का आमद का प्रतिशत वार वितरण नीचे दिया गया। ठीक है, आमद क्या है यार, ये आने वाले लोग होंगे, चलो जो भी है, ये परसेंटेज वार गिवन है हमें, है नहीं। ठीक है, दार्जिलिंग गेट्स टूरिस्ट फ्रॉम 2 countries A and B, percentage by distribution of the influx of tourist is given below for the first 6 months of the year। हाँ ठीक है, ये दे रखी है, मैं संख्या देख रहा, संख्या कहाँ लिख रखी है, 60,000 टोटल टूरिस्ट 60,000 आते हैं, है नहीं। ठीक है जी, अब हमसे जो फोकस करना है हमें मार्च और अप्रैल पे करना है जी, मार्च पे और अप्रैल पे। अच्छा मार्च तो भाई ये रहा जी, अप्रैल ये रहा, इसमें मार्च ये रहा जी, अप्रैल ये रहा जी। ठीक है, तो 60,000 का 25% तो मार्च में जाते हैं, इसका मतलब 60,000 का 25% 15,000 तो मार्च में जाते हैं जी टूरिस्ट। ठीक है जी, और अप्रैल में 30% जाते हैं, तो 60,000 का 30% होता है 18,000, है नहीं, ये 18,000 आ गया जी। अब हमें ए से आने वाले पर्यटक मार्च में कितने हैं जी, 3 2 का रेस हो गया दोनों का, 3 का मल्टीपल, है नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ जी कि
मार्च की बात कर रहे हैं, 15,000 जो है 15,000 5 के बराबर है, तो ए में इतना आ गया जी रेशो। अप्रैल की बात करते हैं जी, अब अप्रैल में 8 7 15, यानी 18,000 डिवाइड बाई 15 और ए में 8 आएंगे जी। इसे सोल्व करना है जरा एक बार। 5 तिया 15 और 3 तिया 9,000, तो ये आ गया जी रेशो। 15 बार में 180, 12 अट्ठे 96, 960 यानी 96 से आ गया जी। 245 बार, 3 से काटो ना, 3 से 30 बार, 3 से 32 बार, और फिर 2 पंद्रहम और 2 सोलियम, 15 16, 15 16 तो ऑप्शन भी नहीं है इसमें। मार्च और अप्रैल के दौरान ए से आने वाले पर्यटकों की संख्या का रेशो, मार्च और अप्रैल के दौरान। पच्चीस परसेंट 15,000 होगा, 60,000 का 25%, 15,000, 30,000 का 60,000 का 30%, 18,000। तो 15,000 5 हिस्से की वैल्यू है जी, 3 हिस्से की वैल्यू, तो ए की बात तो होगी मार्च की, ये है नी, मार्च की ए में बात होगी जी। ये अप्रैल में ए की बात कितनी है जी, अप्रैल में ए कितना है जी, 18,000 15 के बराबर, 8 7 15 होते हैं ना, 8 कितने के बराबर, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 15, 15 बारह में 180, 12 अट्ठे 96। ठीक है, ठीक है। और ये आ गया जी, 6 से काट दिए से, 6 से 15 बार, 6 से 16 बार। भाई सही किया हमने, ऑप्शन रॉन्ग है भाई इसके, इसके ऑप्शन रॉन्ग है 100%। ठीक है, नेक्स्ट। एक त्रिभुज की भुजा दे रखी 5 12 13, इसके रेशो में है जी, इसका परिमाप 90 है, इसका क्षेत्रफल क्या है जी। परिमाप 90 दे रखा है, यानी 13 12 25 5 30, 30 एक्स की वैल्यू 90 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, है नी। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा, 12 पंजे 60। क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त, 12 पंजे 60 का आधा 30, 30 एक्स स्क्वायर। जो क्षेत्रफल जो होगा भाई साहब, वो कितना होगा जी, 12x गुणा 5x का आधा, है क्या नहीं, यानी 12 पंजे 60, 30 एक्स स्क्वायर, और x कितना मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर 9, 30 नम 270, यानी क्षेत्रफल होगा 270। होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट। एक पर्यटक वैन देहरादून से मसूरी तक 35 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती है। ठीक है जी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस भी आती है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, बस सिंपल सी बात ये है, एवरेज स्पीड कितना है, जाने और आने में एवरेज स्पीड कितनी है, उसका फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है जी। 2xy, जाने में 36 की स्पीड लगी जी, और आने में उसे 60 की स्पीड लगी, अपॉन 60 प्लस 30 96। ठीक है, 2 से 48 बार, 12 से 36, 12 चौक 48, और 4 15 60, 15 से 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है उसकी। नेक्स्ट। मानस शांत पानी में नाव की गति 17 है और धारक गति 5 है, धारक के अनुकूल 110 किलोमीटर जैसा टाइम लगेगा। टाइम पूछ रहा है भाई वो 110, धारक की दिशा में स्पीड कितनी होती है जी, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, 17 प्लस 5 22, आने में 17 माइनस 5, 17 माइनस 5 कर देंगे 12 आ जाएगा, तो 22 पंजे 110, यानी टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे। यदि मूल्य मद में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर अंकित मूल्य 5% और 20% की योजना छूट की अनुमति दी जाती है। ठीक है, यदि कीमत का भुगतान नगद में किया जाता है और 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, उसका लाभ परसेंट कितना है। ठीक है जी, देखो आप जो है ना रेशो मेथड से भी कर सकते हो। 10 से 17 होगी जी, 70% की वृद्धि है नहीं, उसके बाद में अंकित मूल्य 5% और 20% की छूट दी गई जी। ठीक है। ये सही नहीं होगा, हाँ। 70% की वृद्धि है, फिर अंकित मूल्य 5% 20% की छूट योजना दी जाती है यदि कीमत का भुगतान नकद में किया जाता है। देखो ये सीपी है जी, है नहीं, और ये फाइनली हमारे पास एसपी है, ऐसे समझिए आप। तो पहले तो 70% वृद्धि कर दी, यानी 10 रुपये का माल 170 में बेच दिया जी, ऐसा समझो, 10 रुपये का माल 17 में बेच दिया। उसके बाद 5% और 20% की 5% और 20% की योजना छूट की अनुमति दी जाती है। इसका मतलब अगर 20 रुपये का माल है तो 19 रुपये में सेल करने की बात की जाती है, और दूसरा 5 रुपये का माल है तो 4 रुपये में सेल करने की बात की जाती है, और फिर नगद भुगतान के लिए 20% अतिरिक्त फिर छूट दी जाती है 5 से 4। फाइनली आप यहाँ से सीपीएसपी का रेशो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर एमपी कहाँ गया, यहाँ पे एमपी की तो बात चल रही थी,
तो बस आप ये फोकस करना आपको प्रॉफिट कैसे मिलता है। सीपी और एसपी, ऐसे समझो कि 70% जो है ना एक्स्ट्रा में बेच रहा था वो, 10 रुपये का माल 70 रुपये में बेच रहा था। फिर क्या जिम आई उसके कि भाई साहब 5% की चलो डिस्काउंट दे देते हैं, यानी उसके जेब से 5% जा रहे हैं जी, है नहीं। 20 रुपये का माल 19 रुपये में दे रहा है, फिर दोबारा 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 5 रुपये का माल 4 रुपये में दे रहा है, फिर तिबारा 5 रुपये का माल फिर 4 में दे रहा है। ठीक है, जेब में आने वाली जेब में जाने वाली चीज़ पे कंसेप्ट समझना है आपको बस। 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, है नहीं। अब कुछ नहीं कट रहा, 5 पंजे 25, 625 तो ये आएगा दोस्त। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 19 दूनी 38, 38 की मल्टीप्लाई 17 में करनी, 17 8 136 कैरी 13, 17 51, 51 3 64 आ जाएगा जी। यानी 625 646 बन गए, 21 रुपये की वृद्धि होगी जी 625 पे गुणा 100, यानी ओवरऑल इतने परसेंट की वृद्धि हुई है जी। वृद्धि तो हुई है ना, और वृद्धि की लाभ परसेंट की बात हो रही है तो वृद्धि परसेंट ही है वो। 25 25 हम 625, 25 चौक 100, 21 चौक 104, 21 चौक 104 होते हैं ना, 21 चौक 84 होते हैं भाई साहब। 21 चौक 84 अपॉन 25 कितने आएगा, 25 या 75, 75 9 बचेंगे जी, 25 या फिर 75 तो 3.3 करके है, 3.36 और 25 एक 150, हाँ कंप्लीट आ जाएगा जी। बढ़िया सवाल था जी, बेहतरीन एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश ने 10,000 रुपये को दो अलग अलग निवेश योजनाओं ए और बी में क्रमशः 8% और 10% साधारण ब्याज दर पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 रुपये है तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। देखो सुनो, आप एक काम कर सकते हो, 1680 रुपये फाइनली ब्याज मिला 1680, वो 10,000 का कितने परसेंट है वहां से आप एलिगेशन अप्लाई कर सकते हो या परसेंटेज ब्रेक मेथड दोनों लगा सकते हो। यहाँ पे 2 जीरो कट गई तो यहाँ पर कितना आएगा 16.8। ये 2 साल का निकल का है, अगर मेरे को 1 साल का निकालना है तो 8.4% निकलेगा जी 1 ईयर का। ये 2 ईयर की बात चल रही है जी। यहाँ पे 2 साल में मतलब 16.8% बढ़ा था, तो 1 साल में कितना परसेंट बढ़ा होगा 8.4%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात है। पहले 8% पे, दूसरा 10% पे, ओवरऑल 8.4% पे। तो मेरे भाई यहाँ से 0.4 और यहाँ पर कितना आएगा 1.6, 4 चौक 16, 4 1 की यहाँ पर राशि बटी होगी जी। योजना ए में निवेश राशि कितनी है, तो योजना ए में 10,000 पूरे 5 हिस्सों की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी होगी 2 चौक 8,000, आंसर डी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ये भी डीआई का, डीआई के क्वेश्चन भी 10 है भाई। शिक्षा परिव्यय में, शिक्षा एजुकेशन की बात कर रहा है वो, एजुकेशन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2020-21 ओवर 2018-19 इन एजुकेशन आउटले। अच्छा 2018-19 की तुलना में 2020-21 के दौरान कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ठीक है जी एजुकेशन में। अच्छा 2018-19 पर फोकस करो, एक तो 8,000 और दूसरा किस पर फोकस करना 2020-21 पर, ये रहा जी 8200, तो 200 रुपये बढ़ गए ना, यानी 200 रुपये बढ़े 8,000 रुपये पे, 200 रुपये बढ़े जी 8,000 रुपये पर गुणा 100, है क्या नहीं। इसे सोल्व करना, 2 जीरो कट गई, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 2.5% का इंक्रीमेंट हुआ फाइनली, 2.5%, है क्या नहीं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का रेशियो दे रखा 5-7 तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कितनी है जो कि 7 का मल्टीपल होगी। केवल एक ही ऑप्शन है बी। क्या बात है भाई, समझ आ गया। यानी 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन तो है भाई, यही आंसर है, करना इसे। tan ए की वैल्यू 4/3 है तो साइन ए का मान कितना होने वाला है, tan ए की वैल्यू 4/3 की वन है, यानी लंब बटे आधार। अगर ए में ये मानना हो तो इसके लिए लंब ये है जी, आधार ये है, तो ये 5 होगा जी। साइन ए पूछ रहा है, लंब बटे कर्ण 4/5 होगा जी, है क्या नहीं। बताओ कितने इजी सवाल आया हुआ, कितने सारे तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। भाई यूँ तो तगड़ा सा आ गया। जोनाथन ने 3 साल पहले 5 साल की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। ठीक है, अवधि के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि 161,051 रुपये थी। अच्छा 5 साल बाद इतने रुपए भुगतान करने थे उसे, ठीक है। हालांकि पूर्व भुगतान का जुर्माना नहीं है और जोनाथन को अब कुछ बोनस भुगतान प्राप्त हुआ जिसके साथ उसने अपना कर्ज चुकाने का फैसला किया। जोनाथन को अपना कर्ज चुकाने के लिए अब कितना भुगतान करना होगा।
बढ़िया जी। देखो 3 साल बाद की बात चली, 3 साल पहले लिए थे, मतलब 3 साल पहले उसने लिए, तो अब 3 ईयर बाद वो सोच रहा है कि अब ब्याज जमा कर दूं, रेट है 10% का। तो 10% का रेट है, तो 3 साल में ब्याज कितना लग रहा होगा जी? चक्रवृद्धि ब्याज की बात चली तो 33.1% ब्याज लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? यानी अमाउंट जो बन जा रहा होगा वो बन जा रहा होगा 133.1%, जो कि एक ऑप्शन में दिख रहा है, ये रहा जी 133, मतलब 133 एक 000 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये आंसर लगा देंगे। बाकी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। 10% के हिसाब से 5 साल का आप सीआई निकालो, 10% के हिसाब से 5 साल का सीआई निकालो और फिर अमाउंट बनाओ, वो इसके बराबर रखो और फाइनली इतना निकाल दो। तो करने की नीड ही नहीं है भाई, एक ही ऑप्शन, इसने यही ट्राई करने, इसने यही चेक करने के लिए देखा कि 10% की दर से 3 साल का 33.1% रेट होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो कि अमाउंट बन जाएगा 133.1%। और सिंपल वो निकल कर आ जाएगा 1,33,100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। एक आदमी 40 किलोमीटर तक दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना है। तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय पहले 10 किलोमीटर में लगने वाले समय के बराबर है। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर एवरेज स्पीड की बात कर रहा है वो। सुनना गौर से जरा, एवरेज स्पीड में क्या करना होगा, मैं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी, वो 40 ही कवर करनी मेरे को। 4 पार्ट में 10-10 किलोमीटर कवर करवा रहा है जी, 4 पार्ट में। कुल दूरी अपॉन कुल समय हमारा एवरेज स्पीड होती है। कह रहा है कि यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी गति 40 है जी, तो पहले 10 किलोमीटर में डिस्टेंस 40, स्पीड 40 है जी। कह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना है। इट मीन्स दूसरे 10 किलोमीटर में 20, सुनो सुनो सुनो, दुगना है इसमें जो समय लग रहा है ना, इसका दुगना लग रहा है, सॉरी। सुनो ध्यान से जरा, 10 की स्पीड से 10 डिस्टेंस को 40 की स्पीड से कवर कर रहा है भाई साहब। वो पहले, यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी गति 40 किलोमीटर है, तो यहाँ पर जो समय लग रहा है ना, यहाँ पर जो समय लग रहा है 1/4 चार लग रहा है ना, तो यहाँ पर दुगना समय है, इसका मतलब 1/2 है यहाँ पे। इट मीन्स दुगना समय लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखो 1/2 1/4 का, या ऐसे समझ लो, यहाँ पर इसका दुगना समय कब लगेगा, जब इससे आधी स्पीड होगी। तो ये 40 है तो ये 20 है, ऐसे समझ सकते हो आप। फिर नेक्स्ट बोल रहा है तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय का आधा है, और चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय पहले 10 किलोमीटर में लगने वाले समय के बराबर है। मतलब समय यहाँ भी 40 है और यहाँ आधा है नहीं? तो ये आधा है, इसका मतलब 20। ये सिंपली आपको सोल्व करना है जी। तो सोल्व करेंगे तो 40 अपॉन 10/40, 1/4 यहाँ आएगा, 1/4 यहाँ आएगा, तो आधा आधा बन के आएगा यहाँ पर, आधा प्लस आधा 1, 3/2 बन के आएगा, जो कि 80/3 बन के आएगा, 80/3। 80/3 ऑप्शन नहीं है, इट मीन समथिंग इज रॉन्ग। चेक वंस। 40 किलोमीटर तक दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना है। अरे यार गड़बड़ होगी भाई साहब, दुगना यार गड़बड़ होगी भाई, सॉरी 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 सॉरी। दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना ये है, इट मीन्स यहाँ पर 80 करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दोगुना है। ध्यान से समझो जरा, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दोगुना है, ये दुगना है। क्या हो गया? इट मीन्स ये सही लिख रहा था पहले 20। फिर आगे क्या बोल रहा है जी, तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय का आधा है। तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय, तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय का आधा है। मतलब यहाँ पर जो समय लग रहा है इसका आधा यहाँ पे लग रहा है। इट मीन्स यहाँ पर 20 है जी और यहाँ 40 है, इसका आधा यहाँ पर है जी। तो बात तो घूम फिर के यहीं आएगी, यदि
अच्छा अच्छा, ये जो 40 है ना, हाँ यहाँ पे हो जाएगा सही। ये 40 है, तो यहाँ भी 40 होगा जी, और यहाँ हो जाएगा दोस्त 80। अब ठीक है जी, यहाँ हो जाएगा 80। अब ठीक है जी। तीसरे में इसका आधा समय लग रहा है ना, है नहीं? ठीक है, अब सही है, इसे सोल्व कर लेंगे बस। तो मेरे भाई 40 तो ये आ गया फाइनली बन के, 1/4, 1/4, 1/4, 1/2 तो बन के ये आएगा जी, प्लस 1/2 प्लस 1/8, तो कितना आएगा ये 5/8। इसको सोल्व करेंगे जी, 8 ऊपर चला आएगा, 40 × 8, 2 × 8 5 13, 4 5 9, 9 ही आएगा ना। या एक ये तो बन गया 1/2, और 1/2 प्लस 1/8, 5/8 सही तो किया हमने। 8 ऊपर पहुंच गए, 4 5 9। फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सवाल को। 40 किलोमीटर तक दौड़ता है, पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना है। चलो कोई नहीं, इसे दोबारा करते हैं, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, इसको देख देख कर और कंफ्यूज हो रहे हैं, दोबारा करते हैं। यदि पहले 10 किलोमीटर में उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जी, पहले 10 किलोमीटर उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जी, और यहाँ पर कह रहा है कि पहले 10 किलोमीटर में उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर में लिए गए समय से दुगना है, 2 गुना है। मतलब अगर यहाँ पर 1/4 समय ले रहा है ना ये, 1/4 समय, तो यहाँ पर 1/8 समय ले रहा होगा, मतलब ये 10/80 है जी। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय का आधा है। तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय का आधा है। और फिर क्या कह रहा है, चौथे 10 किलोमीटर में लगने वाला समय पहले 10 किलोमीटर लगने वाले समय के बराबर है, मतलब ये भी 10/40 है नहीं? और ये जो है तीसरे 10 किलोमीटर में लगने वाले समय चौथे 10 किलोमीटर लगने वाले समय चौथे 10 किलोमीटर लगने वाले समय का आधा, मतलब ये 10/80 है। अब करेक्ट हो जाएगा। 40, 1/4, 1/4 कितना बनेगा, 1/2, 1/8 प्लस 1/8 कितना, 1/4। तो फाइनली 40 × 4/3 बन के आएगा। भाई साहब इतना पका दिया सवाल ने जिसका कोई हिसाब नहीं। 160/3 किलोमीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं जी। दो संख्याएं 5 3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 34 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या पूछ रहा है जो कि 3 का मल्टीपल होगी, और केवल एक ही ऑप्शन है भाई साहब 51, है नहीं? देखो उसमें टाइम लगा, इसमें कम समय लगा। इसकी बात और कर लेते भाई साहब, सुनो गौर से जरा। 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो उनके केंद्र के बीच की डिस्टेंस कितनी? देखो सुनो, मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ जी, यहाँ पे सर्कल बनाते हैं जरा। एक सर्कल तो ये बन गया जी आपके सामने, है नहीं? और एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं जी यहीं पे ही, जो कि गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दोबारा बनाते हैं जी। अब ठीक है, सुनो गौर से जरा। एक तो 10 किलोमीटर की बात, 10, एक तो 10 किलोमीटर वही चल रहा है, पिछला वाला सवाल ही दिमाग में। 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, एक तो 13 की और 10, इनकी रेडियस 13 और 10 है जी, ठीक है जी। ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी ए पॉइंट ये है जी, बी पॉइंट ये है, सही है जी। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 12 है, ओके। ये कोड जो है ना, इसकी लंबाई कितनी, 12 है। अच्छा ये कोड है तो इसे बाइसेक्ट करेगी, 90 डिग्री पर काटेगी। सेम इधर भी ऐसी प्रोसेस होगा जी, 90 डिग्री पर काटेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ये 12 है तो 6 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे R1 मानूँ, इसे R2 मानूँ, वो पूछ रहा है इन दोनों केंद्र के बीच की डिस्टेंस कितनी, तो R1 कितनी होगी? ये तो सिंपल सा सवाल बन गया, 13 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, 169 - 36 है नहीं, 169 - 36।
9 में से 6 के 3, 16 में से 13 के 3, 13, 133 आ गया जी। R2 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 16 का स्क्वायर, 16 नहीं 10, सॉरी 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 सॉरी, 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर 36। 13 और 15 है, 10 में नहीं है, 13 और 15 है। ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा 10 के हिसाब से आंसर। 13 ये 15 है दोस्त, है नहीं? तो 15 का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का स्क्वायर कर लो। 15 का स्क्वायर और माइनस में 6 का स्क्वायर 36। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस 36, 15 में 6 के 9, 9, 9, 9, 189 बन के आएगा मतलब, है नहीं? 189। तो R1 प्लस R2 कितना बनेगा दोस्त? R1 प्लस R2 इन दोनों का सम, यानी कि आंसर आ जाएगा डी। है क्या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 3 बकरियां 4 भेड़े एक खेत को 54 दिन में चर सकती हैं। देखो 3 गोट जो है ना 4 सिप के इक्वल है नहीं, पहली बात तो ये गिवन है, ठीक है जी। 3 गोट 4 सिप के इक्वल है, तो वो बोल रहा है अच्छा 3 गोट 4 सिप के इक्वल है, तो 6 गोट कितने के इक्वल होंगे जी? आप बोलोगे सर 8 गोट के 8 सिप के इक्वल होंगे। तो 8 प्लस 8, 16 भेड़ कितने दिन में चरेंगी, ये पूछ रहा है जी। 16 भेड़ कितने दिन में चरेंगी? अगर 5 भेड़ जो है ना उसे 5 सिप 54 दिन में चढ़ती हूँ, तो 5 से 5 ऐसे एस कट गया जी। और 3 गोट 4 सिप के बराबर है, तो 6 गोट, अरे यार 6 गोट तो कितने के बराबर हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 होगा ना, 12। 6 गोट किसके इक्वल? 12, डबल होगा 8, 8। 6 गोट किसके इक्वल? 8 के। 8 एस होगा यहाँ पे, 16 एस नहीं 8 एस। तो 8 और 8 16, सही तो है। 3 बकरियां या 5 भेड़ें, यार लास्ट क्वेश्चन में तो पता नहीं पढ़ क्या रहे लिख क्या रहे हम लोग, है नहीं? तो मेरे भाई 6 बकरियां 10 भेड़ों के बराबर होगी, है नहीं? 6 बकरियां 10 भेड़ के बराबर होगी, 10 भेड़ के बराबर, ठीक है। तो 10 और 18 भेड़ हो जाएंगी अब, ठीक है अब करेक्ट है। 18 भेड़, 18 सिप, सिप से सिप कट जाएगा, 18 ते 54, 3 पंजे 15, यानी 15, ओनली 15 डेज में उसे चर सकती हैं। ये आपका मॉक टेस्ट फिनिश हुआ दोस्त। ये आपका शिफ्ट 1 थी 2023 का, फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट डे था उसकी शिफ्ट फर्स्ट थी। आपको कैसा सॉल्यूशन लगा प्लीज़ मेरे को बताइएगा ज़रूर। आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी बताने की कोशिश की है। थोड़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे वास्तव में, जो मेरे को भी लगे। कुछ क्वेश्चन में डिजिटल समी अप्लाई नहीं हो रहा था, मतलब पूरा ही सोल्व करना था। कुछ क्वेश्चंस में अप्रॉक्सीमेशन मतलब काम नहीं कर रहा है इसमें। तो ओवरऑल पेपर एवरेज माना गया है। एवरेज मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो इजी ही थे, डीआई के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे, तो डीआई पे थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। डीआई अच्छे खासे है लेकिन ईजी बहुत थे क्वेश्चन, है नहीं? एक तो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन बहुत आता है नहीं? वो ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से जानकारी मिलने वाली है। 9 के 9 सेट मैं आपको करवाऊंगा और बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है? कैसी लगी वीडियो प्लीज़ वीडियो को बताना ज़रूर, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।